नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी डोकसुरी तूफान से चीन में हाहाकार की, पाकिस्तान के बाजौर में हुए विस्फोट में आतंकी संगठन आईएस की जिम्मेदारी लेने की, रूस के द्वारा क्रीवी रीह पर दागी गई मिसाइल की, तख्ता पलट के बाद नाइजर में अफरा तफरी के माहौल की और अल्जीरिया में सेबीइबा उत्सव के महत्व की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तख्ता पलट के बाद गिरफ्तार किए गए नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम की किस्मत पर अनिश्चितता बरकरार। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति किसी भी हालत में नहीं देंगे इस्तीफा। सैन्य सरकार ने फ्रांस पर राष्ट्रपति को बलपूर्वक छुड़ाने की योजना बनाने का लगाया आरोप। रूस ने नाइजर की स्थिति को बताया चिंताजनक। यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए अफ्रीकी नेताओं के शांति प्रस्ताव के बाद एक और प्रयास आया सामने। अब सऊदी अरब द्वारा यूक्रेन शांति वार्ता सम्मेलन कराए जाने की खबर। रूस ने बैठक में हिस्सा लेने से किया इनकार, कहा बैठक का उद्देश्य है अस्पष्ट। रविवार को पाकिस्तान के बाजौर में हुए हमले में मरने वालों की संख्या हुई 54। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मरने वालों के शव के दफनाने का काम जारी। पुलिस कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। म्यांमार की जुंटा सरकार ने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। अगस्त तक चुनाव कराने के वादे में हो सकती है देरी। आज खत्म हो रही है आपातकाल की अवधि। 2021 में तख्ता पलट के बाद लगाया गया था आपातकाल। चीन में डोकसुरी तूफान से हाहाकार। चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार भारी बारिश जारी। बाढ़ के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका का छोटा सा देश नाइजर, जहां ऐसी उथल पुथल मची कि अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय मुल्क चिंतित हो गए। अमेरिकी समर्थक राष्ट्रपति को हटाने के पीछे कहीं रूस का हाथ तो नहीं, इस बारे में कयास लगाए जाने लगे हैं। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। दुनिया भर में खास तौर से अफ्रीकी देशों से मिली कड़ी चेतावनी के बीच नाइजर में तख्ता पलट करने वाले नेताओं ने अपदस्थ सरकार पर राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को मुक्त कराने के लिए फ्रांस को राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के लिए अधिकृत करने का आरोप लगाया है। यह दावा सोमवार को तख्ता पलट की साजिश रचने वालों में से एक कर्नल अमादो अब्दुर्रहमाने ने सरकारी टेलीविजन पर किया। उन्होंने कहा कि इस आदेश पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे विदेश मंत्री हसौमी मसूदो ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाजौम और मसूदो कहां हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फ्रांस ने तख्ता पलट की कड़ी निंदा करते हुए बाजौम को एकमात्र वैध प्रमुख बताया है। हालांकि फ्रांस ने किसी भी तरह के सैन्य हस्तक्षेप की ना ही पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। फ्रांस ने कुछ नाइजीरियाई लोगों की मिलीभगत से सैन्य हमले की मंजूरी प्राप्त करने के लिए नेशनल गार्ड के मुख्यालय में एक बैठक की। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए सौमी मसूदो ने निम्नलिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस बीच सैन्य सरकार 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोमवार की सुबह प्रभावशाली पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मदो इसोफो के बेटे और तेल मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा खनन मंत्री को भी कैद कर लिया गया है। इससे पहले आंतरिक और राज्य मंत्री समेत दूसरे कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। इस बीच नाइजर के नागरिक सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपदस्थ राष्ट्रपति किसी भी हालत में अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यह बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा है। यह राष्ट्रपति का शैक्षिक प्रस्थान नहीं है, इसलिए इस इस्तीफे के मुद्दे पर बात करने का कोई कारण नहीं है।
उधर रूस ने कहा है कि नाइजर में की स्थिति चिंताजनक है। रूस ने नाइजर में सभी पक्षों से संयम बरतने और यथाशीघ्र कानूनी व्यवस्था बहाल करने का आह्वान किया है। हालांकि रूस की निजी सेना वागनर समूह के प्रमुख ने सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया था। वहाँ जो हो रहा है वह गंभीर चिंता का कारण है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं ताकि इससे मानव क्षति ना हो। इस बीच जर्मनी ने तख्तापलट के बाद नाइजर की वित्तीय सहायता को निलंबित करने के साथ साथ विकास सहयोग को भी रोकने की चेतावनी दी है। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो स्थिति की समीक्षा कर नाइजर और माली दोनों देशों में तैनात अपनी सेना को निकालने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अभी तक यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वहां हमारे सैनिकों को खतरा नहीं हो सकता है या उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है। उधर अफ्रीकी देशों की बैठक के बाद चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस देबे ने नाइजर में तख्ता पलट करने वाले नेताओं के साथ बैठक की। इससे पहले पश्चिम अफ्रीकी देशों ने नाइजर में तख्ता पलट करने वाले नेताओं को देश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को पद पर बहाल करने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी और मांग पूरी नहीं होने पर बल प्रयोग की धमकी दी। नाइजीरिया में रविवार को पश्चिमी अफ्रीकी देशों की एक आपात बैठक की समाप्ति के बाद ये घोषणा की गई। आपात बैठक में क्षेत्रीय गुट पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय को तख्ता पलट पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। नाइजर में बुधवार को एक तख्ता पलट में राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को नजरबंद कर लिया गया और देश में सैन्य सरकार की घोषणा कर दी गई। हालांकि राष्ट्रपति ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और वहीं सोमवार को प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक ओस्मान सोनको का विद्रोह आपराधिक साजिश आरोप में हिरासत में भेजने के बाद सेनेगल की राजधानी में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। संचार मंत्री ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर डाले गए घृणित मैसेज के बाद सोमवार की सुबह इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसके बाद राजधानी के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गईं। सोनको के समर्थक इस संभावना से नाराज हैं कि उन्हें मामले में मिलने वाली सजा अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से रोक सकती है। और अब बात एशिया की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाजौर जिले की खार तहसील में जो ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के सम्मेलन के दौरान लोग जुटे हुए थे जिस वक्त यह धमाका हुआ। आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बिखरी पड़ी टोपियां और चप्पलें, टूटी फूटी लाल कुर्सियां, जमीन पर गिरे पड़े सफेद काले झंडे जैसे गवाही दे रहे हैं कि इंसानियत के दुश्मनों ने दर्जनों लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को कितनी बेदर्दी से छीन लिया है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर की ये जगह किस तरह के क़यामत से गुजरी है जिसका शिकार होने से कोई कबीला या गांव ना बचा हो। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। हमले में मारे गए लोगों को दफनाया भी जा रहा है। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के मुताबिक बाजौर में हुए बम धमाके के पीछे आईएस का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। आईएस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के एक आत्मघाती हमलावर ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान शहर खार में भीड़ के बीच में अपने विस्फोटक जैकेट में धमाका किया। इससे पहले पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने बम धमाके के पीछे आईएस का हाथ होने पर शक जताया था। अज्ञात आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बाजौर में हुए इस बम धमाकों में घायलों की संख्या 150 से ज्यादा है, जिसमें करीब 90 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने रात भर हुई छापेमारी के दौरान कम से कम 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अफगान सीमा के पास बाजौर के पूर्व पाकिस्तानी आदिवासी क्षेत्र में रविवार को एक आत्मघाती हमलावर ने जेयूआई की रैली में खुद को उड़ा लिया था। ये क्षेत्र कभी पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी के नियंत्रण में था। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए डीएनए की जाँच करा रही है।
जब हम कन्वेंशन में पहुंचे तो हमने वहां पर स्टेज से दी जा रही स्पीच को सुना। हम वहां अपने नेताओं के स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन तभी वहां जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यूरोपीय संघ ने इस आतंकी घटना को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया है। ईयू के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल के प्रवक्ता ने कहा कि यह भयानक हमला था जिसका उद्देश्य आतंक पैदा करना है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इसी साल जनवरी में पेशावर में एक पुलिस परिसर के अंदर एक मस्जिद में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई थी। ये आतंकवादी हमले अफगानिस्तान के सटे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इस्लामाबाद का आरोप है कि इन हमलों में से कुछ की योजना अफगान की धरती पर बनाई गई है। हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है। इसके अलावा बाजौर की बात करें तो यहाँ भी पिछले 1.5 साल के दौरान आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम के नेताओं पर कई हमले हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में कई टारगेट किलिंग में कई धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया गया है, जिसमें से अधिकांश जमीयत के नेता थे। आतंकी समूह दाइश की एक स्थानीय शाखा इस्लामिक स्टेट इन खुरासान 2015 से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में सक्रिय है और कई घातक हमलों में इसका हाथ रहा है। पाकिस्तान में चुनाव से पहले आतंकवादी हिंसा में वृद्धि 2008 से एक प्रवृत्ति रही है। बाजौर में ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब चीन के उप प्रधानमंत्री रविवार को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। और म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने सोमवार को देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस घोषणा के बाद सरकार की अगस्त में चुनाव कराने के वादे में देरी हो सकती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति आपातकाल को आगे बढ़ाने के फैसले की घोषणा की। देश में आपातकाल 2021 में हुए तख्तापलट के बाद लगाया गया था। आपातकाल की स्थिति जुलाई के अंत में समाप्त हो रही थी, लेकिन सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया। और वहीं ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद डोक्सुरी टाइफून चीन पहुंच गया है। तेज बारिश और हवा के चलते चीन में जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, पावर लाइन कट गई है, यहां तक कि एक स्टेडियम की छत भी उखड़ गई। 2016 के बाद डोक्सुरी टाइफून चीन के तट से टकराने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान है। पिछले हफ्ते कई एशियाई देशों में तबाही मचाने के बाद तूफान डोक्सुरी चीन में उत्पात मचा रहा है। शुक्रवार को चीन पहुंचे तूफान ने कई शहरों को अपने आगोश में ले लिया। पानी का सैलाब कहीं पक्की सड़कों को बहा ले जा रहा है तो कहीं बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह कारें बहती नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो हर किसी को निगल लेगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जिसमें एक कार बाढ़ के पानी में बहती नजर आ रही है और उसमें एक व्यक्ति जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने उस व्यक्ति को सकुशल एयरलिफ्ट कर लिया। चीन के कई प्रांतों में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश ने गाड़ियों की आवाजाही और सामान्य यातायात को काफी प्रभावित किया है। चीन में आई इस बाढ़ से हो रही तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीजिंग के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। कथित तौर पर कुछ निवासी ऊंची जगहों पर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई जगह कारें बाढ़ के पानी में बहती नजर आ रही हैं। 2016 के बाद डोक्सुरी टाइफून चीन के तट से टकराने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान है। लोगों को तूफान के असर से बचाने के लिए चीन ने कई शहरों में जगह जगह स्कूलों, ऑफिस और दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तूफान डोक्सुरी से अब तक चीन में करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 13 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। उधर चीन के हेनान, गांसू और शेडोंग प्रांतों में तूफान डोक्सुरी के असर से हुई भारी बारिश से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक पहाड़ी पर बनी सड़कें लगातार टूट रही हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऊंचे स्थलों पर फंसे 2 लोगों को आपातकालीन कर्मियों ने रस्सी के जरिए बचाने में कामयाबी हासिल की। चीन के दक्षिणी फुजियान प्रांत में भूस्खलन के बाद एक आवासीय परिसर के पास सड़क ढह गई। बादल फटने के बाद पानी के सैलाब ने
कई रिहायशी भवनों की तरफ दौड़ लगा दी, जिसके चलते हर तरफ कीचड़ नजर आ रहा है। डोकसुरी टाइफून से अकेले चीन की पोर्ट सिटी फुजियान में करीब 4 दर्जन लोग घायल हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी बाढ़ का सितम हर घर को अपनी चपेट में ले चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने तूफान डोकसुरी के कमजोर पड़ने की संभावना जताई है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही एक और शक्तिशाली तूफान खानून के आने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और अब बात यूरोप की। मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने क्रीवी रीह पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में कई भवनों को भारी नुकसान हुआ है और 10 साल की एक बच्ची सहित कई लोग मारे गए हैं। हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। क्या है ताजा स्थिति, आइए जानते हैं। एक दिन पहले मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले का जवाब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल हमले के जरिए दिया। पहला मिसाइल हमला जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर हुआ, जिसमें रूसी सैनिकों ने 2 मिसाइल दागा। फिर खिरसान पर रॉकेट हमला और इससे पहले सुमी स्थित शैक्षणिक संस्थानों पर रॉकेट हमला। तीनों हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। क्रीवी रीह पर हुए मिसाइल हमले में शहर की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। मिसाइल हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग मलबे में दब गए। बहरहाल 1.5 साल से चले आ रहे युद्ध के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि जब भी यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर हमला किया जाता है, उसके ठीक बाद रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ निशाना बनाता है। हालांकि मॉस्को पर हुए हमले को लेकर हर बार यूक्रेन अपना हाथ होने से इनकार करता रहा है, लेकिन ड्रोन हमले पर यूक्रेन की तरफ से हर बार प्रतिक्रिया जरूर देखी जाती है। अपनी प्रतिक्रिया में जेलेंस्की ने कहा कि धीरे धीरे युद्ध रूस के क्षेत्र में लौट रहा है, जिसमें उसके अहम केंद्र और सैन्य ठिकाने शामिल हैं और जो युद्ध के हिसाब से बिल्कुल जायज हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह के हमले को टाला नहीं जा सकता, यानी जेलेंस्की ने युद्ध के और गहरे होने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को 3 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया था, जो यूक्रेन की तरफ से आए थे। हालांकि मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन का जवाबी हमला योजना के मुताबिक नहीं, बल्कि वह पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों को बर्बाद कर रहा है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य सम्मेलन में अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूक्रेन रूसी ठिकानों पर हमलों के लिए नई ताकतें झोंक तो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिलती दिख रही है। यूक्रेन रूसी ठिकानों पर हमलों के लिए बेहद नई ताकतें झोंक रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में विफल रहा है। रूस के खिलाफ लंबे समय से प्रतीक्षित जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से यूक्रेन की प्रगति काफी धीमी है। बहरहाल दोनों देशों के बीच अंतयुद्ध को देखते हुए एक बार फिर से शांति की पहल होती दिख रही है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त की शुरुआत में सऊदी अरब एक शांति वार्ता की मेजबानी कर सकता है। हालांकि बैठक की पुष्टि फिलहाल सऊदी अरब और यूक्रेन की तरफ से नहीं किया गया है। दरअसल पहले चीन फिर दक्षिणी अफ्रीकी संघ ने दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर रूस ने विचार करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को को वर्तमान में कीव के साथ शांति वार्ता के लिए कोई आधार नहीं दिख रहा है। रूस इस बैठक का अनुसरण करेगा। अभी यह पूरी तरह से समझा जाना बाकी है कि क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और आयोजक किस बारे में बात करने की योजना बना रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि शांति समाधान में योगदान देने का कोई भी प्रयास सकारात्मक मूल्यांकन के योग्य है। इस बीच बखमुत पर कब्जे के लिए यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में तेजी आती दिख रही है। यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो में डोनेस्क क्षेत्र में रूसी होवित्जर, स्वचालित तोपखाने, इकाई और संचार बुनियादी ढांचे पर हमला करने का दावा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के हमले को एक अच्छा दिन और एक शक्तिशाली दिन के रूप में याद किया। वीडियो जारी कर कीव प्रशासन ने रूसी सेना द्वारा हासिल किए गए पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों को वापस लेने का दावा किया।
और वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि उनकी सरकार विदेशी दूतावासों के सामने कुरान के अपमान को रोकने के लिए अधिकारियों को सक्षम करने के लिए कानूनी तरीकों की तलाश करेगी। यह निर्णय हाल के सप्ताहों में रैलियों के दौरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को क्षतिग्रस्त और नष्ट किए जाने के बाद आया, जिससे डेनमार्क और स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए डेनिश सरकार उन विशेष स्थितियों में हस्तक्षेप करने की संभावना तलाशेगी जहां अन्य देशों, संस्कृतियों और धर्मों का अपमान किया जा रहा है। और अब बात विश्व संस्कृति की। सेबे इबा उत्सव, जो कि एक प्राचीन उत्सव है, 3000 साल से अधिक पुराना है, जो अल्जायर्स के करीब 1500 किलोमीटर जेनेट में आयोजित होता है। इन 10 दिनों तक इस त्योहार का ये चलने वाला त्योहार अपनी सदियों पुरानी संस्कृति में ताजगी का रंग भरता हुआ नजर आता है। और तो और ये उत्सव दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। अल्जीरियाई सहारा के भीतरी इलाके का एक नखलिस्तान अपने पारंपरिक और प्राचीन उत्सव से गुलजार है। पुरुष नर्तक योद्धा का रूप धारण कर हाथों में तलवार लहराते 10 दिनों तक चलने वाले त्योहार में अपनी सदियों पुरानी संस्कृति में न सिर्फ ताजगी का रंग भर रहे हैं, बल्कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इस परंपरा को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चमकदार आभूषणों से सजी गर्दन और कंठ से निकलने वाले मधुर गीतों से टकराती खूबसूरत मेहंदी से सुसज्जित हाथों से ढोलों की थाप इसकी मिठास को और बढ़ा रही है। रंग, संगीत और नृत्य की यह महफिल सहारा क्षेत्र में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति की है। दरअसल हजारों लोगों का ये जमावड़ा सेबी इबा उत्सव है, जो एक प्राचीन आदिवासी झगड़े के अंत का प्रतीक है। तुआरेग बर्बर वंश के अर्ध खानाबदोश लोग हैं। ये जनजाति इस्लाम धर्म का पालन करती है। तुआरेग जनजाति अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली और बुर्किना फासो के कुछ इलाकों में फैली हुई है। वार्षिक सेबी इबा उत्सव 3000 साल से अधिक पुराना है, जो अल्जायर्स के करीब 1500 किलोमीटर दूर जेनेट में आयोजित होता है। उत्सव दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्सव के दौरान पुरुष अपने हथियारों की परेड करते हैं, एक घेरे में खड़े होकर लगातार अपनी तलवारें लहराते हैं और महिलाएं डफ की ताल पर पारंपरिक गीत से इन पुरुषों का उत्साह बढ़ाती हैं। ये त्यौहार 3 सदी पहले उस समय शुरू हुआ था जब 2 तुआरेग जनजातियों एल मिहाने और जेलॉस ने अपने बीच चले आ रहे बरसों के युद्ध को बंद कर दिया था। मौखिक परंपरा कहती है कि उनका संघर्ष तब समाप्त हुआ था जब दोनों पक्षों को मिस्र के फिरौन की मृत्यु के बारे में पता चला। जैसा कि बाइबल की कहानी से पता चलता है कि जब मूसा और उनके अनुयायियों का पीछा करते हुए फिरौन भागा तो वो लाल सागर में समा गया। हमारे पूर्वजों ने उस दिन की तारीख रखी जब फिरौन समुद्र में डूब गया और फिरौन की मृत्यु का जश्न मनाया गया। लगभग 15,000 लोगों की आबादी वाले जेनेट शहर में स्थानीय लोग त्योहार शुरू होने से बहुत पहले से ही तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। रिहर्सल के दौरान बच्चे नृत्य करना सीखते हैं और दूसरे लोग परंपरा के अनुसार तैयारी करते हैं। यूनेस्को ने 2014 में सेबे इबा अनुष्ठान और समारोहों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में शामिल किया। इसमें स्थानीय शिल्पकारों की भूमिका का भी खास तौर से उल्लेख किया गया, जो समारोहों के लिए वर्दी, हथियार, आभूषण और संगीत वाद्य यंत्र बनाते हैं। यूनेस्को सूची में कहा गया कि सेबे इबा अल्जीरियाई सहारा में रहने वाले तुआरेग लोगों के लिए सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण जरिया है। तुआरेग जनजाति की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ की महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद हैं, वहीं पुरुष अपने चेहरों पर घूंघट डालकर रहते हैं। इसके अलावा महिलाएं तंबू और मवेशियों की भी मालिक होती हैं। पुरुषों के चेहरे पर पहली बार एक विशेष अनुष्ठान में घूंघट डाला जाता है, जिसे मारबाउट कहा जाता है। मारबाउट इस बात का प्रतीक है कि ये पुरुष
व्यस्त हो गए हैं और शादी के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।